हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल 248 नॉट आउट में। मैं हूं आपका दोस्त सुमित और आज हम बात करेंगे कि कितनी तैयार है टीम इंडिया ओडीआई 2023 के वर्ल्ड कप को जीतने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे माफी मांगना चाहूंगा कि जो मैं पिछले कुछ समय से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था ड्यू टू पर्सनल रीजंस, लेकिन अब आपको हमारी तरफ से रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी क्रिकेट को लेकर। तो बने रहिए हमारे चैनल 248 नॉट आउट पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक, जैसा मैंने आपको बताया कि कितनी तैयार है टीम इंडिया, क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या हम सही प्लेस का चुनाव कर रहे हैं। तो मेरे जो एनालिसिस जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि इस ओडीआई वर्ल्ड कप को भी हम नहीं जीत पाएंगे। और उसके लिए मेरे को काफी दुख, किया कह सकते हैं, मैं काफी हैवी हार्ट के साथ ये बोल रहा हूँ कि हमारी जो टीम मैनेजमेंट है या हमारी बीसीसीआई है वो भी अभी शायद अच्छे तरीके से जागी नहीं है कि उन्हें क्या स्टेप्स लेने चाहिए। और अभी भी टीम इंडिया वही एक पुराने ढर्रे पर चल रही है और वो अभी भी वहीं के वहीं है। मैंने कहीं पर एक कमेंट भी पढ़ा था कि जो टीम इंडिया है वो T20 आईज को तो ऐसे खेलती है जैसे कि वो एक मिनी वर्जन है ओडीआईज का, और इंग्लैंड की टीम ओडीआईज को ऐसे खेलती है जैसे कि वो एक्सटेंडेड वर्जन है T20 आईज का। तो आप देख रहे हैं कितना अप्रोच में डिफरेंस है। हम इंडियंस जो हैं या हमारी इंडियन टीम भी, यहाँ तक कि वो अभी भी यही सोचती है कि बस किसी तरीके से 300 रन बन जाएं और हम वो अपना जो है टोटल को डिफेंड कर लेंगे। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि हमारी बॉलिंग वीक है, पर आप केवल 300 रन इसलिए बनाना चाहते हैं कि आप शायद जो क्रिटिसिज्म जो एक होता है मीडिया की तरफ से या एक्स क्रिकेटर की तरफ से या जो यूट्यूबर्स हैं उनकी तरफ से, तो आप उससे बच जाएं और आप ये कह सकें हमने तो 300 रन बना दिए थे, अब केवल बॉलर्स के हाथ में है मैच। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको पता है कि आपकी बॉलिंग वीक है तो आपको एक पार स्कोर से भी 20-30 रन ऊपर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि आपके बॉलर्स भी एक कॉन्फिडेंट फील कर सकें उस स्कोर को डिफेंड करने के लिए। इस दुनिया में मेरा एक मानना है कि क्रिटिसिज्म होना भी एक काफी जरूरी चीज है, एक आलोचक का होना काफी जरूरी है। आप अपनी जीत से या हार से, जीत से उतना नहीं सीख सकते जितना आप अपनी हार से या एक आलोचना, अगर एक आलोचक आपको राइट कहते हैं ना, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अगर आपका हो रहा है और आप उसको पॉजिटिवली लेते हैं तो आप उससे इतना कुछ सीख सकते हैं कि शायद वो आगे आने वाली जो गलतियां, आगे आने वाले वक्त में जो गलतियां आप अभी तक करते आए हैं वो शायद आप ना दोहराएं। तो इसीलिए क्रिटिसिज्म को भी फेस करना चाहिए, ना कि हमारे इंडियन प्लेयर्स, कैप्टन या कोच की तरह कि वो मीडिया के सवालों का जवाब भी बिल्कुल रूडली तरीके से देते हैं और उनको चुप करा देते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि हम क्यों नहीं जीत सकते ओडीआई वर्ल्ड कप अभी, जबकि हम ऑलमोस्ट 11 से 12 महीने दूर है वर्ल्ड कप हमसे। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इंडियन टीम ये वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई। तो इसके लिए मैंने 5 इश्यूज आइडेंटिफाई किए हैं, तो मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। पहला जो इशू है वो इनकंसिस्टेंट टीम सिलेक्शन है। कोई भी हमारे सिलेक्शन के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं दिखती। अभी न्यूजीलैंड टूर पे अलग सेट ऑफ प्लेयर्स गए हैं, बांग्लादेश में अलग सेट ऑफ प्लेयर्स जाएंगे। फिर आप देखेंगे किसी और सीरीज के अंदर कई प्लेयर्स रेस्ट ले लेंगे, अगली सीरीज में कोई और प्लेयर्स रेस्ट लेंगे, क्योंकि उन्हें शायद आईपीएल खेलना है। इंडियन टीम तो क्या है, मैचेस चलते ही रहते हैं, आईपीएल तो केवल 2 महीने आता है साल के अंदर, तो वो खेलना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए शायद वो इंडियन टीम की ड्यूटी से रेस्ट लेकर आईपीएल को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। और जैसे कि अगर आप देखें, आप शुभमन गिल को काफी बड़ा प्रोस्पेक्ट मान रहे हैं, लेकिन शुभमन गिल अब बांग्लादेश दौरे पर नहीं दिखेंगे आपको। तो ये टीम का जो इनकंसिस्टेंट सिलेक्शन जो हो रहा है, ये मुझे लगता है कि काफी आपको बाद में आगे जाकर काफी दुख देगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपके कौन से 15 प्लेयर या कौन से 16 प्लेयर आप वर्ल्ड कप में लेकर जाएंगे। जबकि एक अच्छी सेटल टीम वर्ल्ड कप से एक साल पहले अपने 15 से 17 प्लेयर फाइनलाइज कर चुकी होती है और उनको पता होता है कि उनको इन्हीं 15-17 प्लेयर्स के अंदर से ही अपनी टॉप 15 प्लेयर्स को लेकर जाना है वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन हमारी टीम शायद लास्ट मोमेंट तक भी ये डिसाइड नहीं कर पाएगी कि उनको कौन से 15 प्लेयर लेकर जाना है। दूसरा दूसरा जो इशू मैंने देखा है वो ये देखा है कि हम कुछ प्लेयर्स को, शायद हमारी टीम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा डेस्परेट है कि वो टीम में रहें, कैसे भी रहें, बस उनको चलना है, उनको टीम में रखना है, चाहे वो परफॉर्म कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे। उनमें से मैं जो 2 नाम लेना चाहूंगा वो है केएल राहुल और ऋषभ पंत। केएल राहुल आप देखेंगे कि उनको, आपको पिछले 3-4 सालों में कोई भी ऐसी इनिंग आपको याद नहीं आएगी जो टीम को जिताने में मदद करेगी। सिमिलरली ऋषभ पंत, इतनी डेस्परेशन है हमको लेकर कि वो चले जाएं, चाहे उनको हम 5वें नंबर पे खिला रहे हैं, कभी छठे पर खिला रहे हैं, कभी ओपन करा रहे हैं, कभी मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हैं, बस अब तो बस उनका कप्तान और कोच बनना ही रह गया है। वाइस कैप्टन ऑलरेडी बन चुके हैं, पर इतनी डेस्परेशन है उनको लेकर, जबकि उनसे बेहतर टैलेंट हमारे पास मौजूद है। संजू सैमसन न्यूजीलैंड दौरे पर गए, पहला वनडे वो खेले, उन्होंने ठीक ठाक परफॉर्म भी किया,
एटलीस्ट ऋषभ पंत से बेटर उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन उनको दूसरे वनडे और तीसरे वनडे से बाहर कर दिया गया और अब वो बांग्लादेश के दौरे पर भी नहीं जा रहे। समझ नहीं आ रहा है कि वो संजू सैमसन की कौन सी पॉलिटिक्स चल रही है। क्या दिल्ली कैपिटल्स प्रेशर बना रही है बीसीसीआई के ऊपर कि ऋषभ पंत को सेलेक्ट करो, उसे वाइस कैप्टन बनाओ, या उसे टीम में रखो, या उसे नंबर 4 पर भेजो, या ओपन कराओ। और संजू सैमसन को शायद कोई बैकिंग नहीं है, तो क्लियर केस ऑफ पॉलिटिक्स चल रहा है संजू सैमसन के साथ। और ये मैं समझ सकता हूँ और मेरी पूरी पूरी सांत्वना है उनके साथ कि कितना गलत उनके साथ, कितनी गलत पॉलिटिक्स उनके साथ हो रही है इस समय, केवल ऋषभ पंत को प्रमोट करने के लिए। इट्स रियली रियली अनफेयर ऑन संजू सैमसन। और नंबर तीसरा जो मैंने इशू जो फाइंड आउट किया है वो है लैक ऑफ इंटेंट। अगर आप देखेंगे T20 वर्ल्ड कप के अंदर इंडियन टीम की जो इंटेंट थी उसकी काफी आलोचना हुई। हमने, हमारे कप्तान रोहित शर्मा ने सेमीफाइनल के बाद सारा जो ठीक रहा है हार का वो बॉलर्स के ऊपर मर दिया, लेकिन उन्होंने खुद के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं ली। उन्होंने 6 मैचेस में बैटिंग करी और पावर प्ले उन्होंने 6 के 6 मैचेस में बर्बाद कर दिया। सेमीफाइनल में हमारा स्कोर 38 रन था और उससे पहले लीग मैचेस में हमारा हाई स्कोर पावर प्ले के अंदर 6 ओवर के अंदर केवल 46 रन था, वो भी हमने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, जो कि बिल्कुल कहते हैं ना जीरो प्रेशर मैच था, उसमें कोई प्रेशर नहीं था, हम ऑलरेडी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके थे, लेकिन उसमें भी हम केवल 46 रन बना पाए। तो हमारी लैक ऑफ इंटेंट थी। नासिर हुसैन और भी कई पुराने प्लेयर्स ने हमें क्रिटिसाइज किया था कि हम जो है काफी, एक कहते हैं ना कावर्डली तरीके से हम खेलते हैं, और शायद वही था। हमारे यहाँ पे लैक ऑफ इंटेंट नहीं शो कर रहे हमारे बल्लेबाज। अभी जो न्यूजीलैंड का सीरीज खत्म हुई उसमें भी तीनों बार हमारी बल्लेबाजी आई पावर प्ले तक, 2 मैचों का रिजल्ट नहीं रहा, लेकिन कोई भी इंटेंट हमारे प्लेयर्स नहीं दिखा पाए। वहां पर रोहित शर्मा और केएल राहुल पावर प्ले को खा रहे थे, तो यहाँ पर शिखर धवन और शुभमन गिल ने पावर प्ले को खाया। इतनी आलोचना होने के बावजूद अगर आप कोई इंटेंट शो नहीं कर रहे हैं, जबकि आप एक नए सेट ऑफ प्लेयर हैं, आपको बिल्कुल सेम बल्लेबाजी नहीं करनी, आपको उनसे बेहतर करना है। शिखर धवन यूजली अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन शायद उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि उनके प्लेस के ऊपर एक खतरा है, और शुभमन गिल शायद अपनी टीम में जगह बनाना चाहते हैं, तो वो केवल एक सेफ अप्रोच के साथ अपने रन स्कोर करना चाहते हैं, जिससे कि बाकी जब बाद में सिलेक्शन होगा टीम का तो उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा, क्योंकि वो कह पाएंगे कि हमने तो भाई 50 रन बनाए थे या 70 रन बनाए थे। लेकिन वो 50 या 70 रन टीम के लिए कितना फायदेमंद है, ये अभी तक शायद उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा है। या मैं कहूंगा रोहित और राहुल को भी समझना होगा कि शायद आपके 70 रन से ज्यादा फायदेमंद वो 40-45 रन होंगे जो आप 25-30 बॉलों में बनाएंगे, जिससे कि बॉलर्स एक प्रेशर में रहेंगे हमेशा। अगर आपको याद होगा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, जो 2011 का वर्ल्ड कप का जो सेमीफाइनल था उसमें वीरेंद्र सहवाग ने, किसी को याद नहीं होगा कितने रन बने, बहुत एक छोटा कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया था, लेकिन उन्होंने उमर गुल के एक ही ओवर में 5 चौके मारे थे। और उसके बाद उमर गुल पूरे मैच में स्ट्रगल करते रहे थे और काफी उनकी धुनाई हुई थी उस सेमीफाइनल के अंदर। तो ऐसी इंटेंट हमारा कोई भी बल्लेबाज शो नहीं करता किसी के लिए भी, और वो हर बॉलर को सेट करते हुए चले आते हैं। तो ये काफी, मैं कहूँगा, नेगेटिव बैटिंग हम लोग करते हैं पावर प्ले के अंदर, और इसको हमारे को एक अच्छी इंटेंट में बदलना होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि रादर देन इन प्लेयर्स को ही हम बोलें कि आप अपनी इंटेंट लाइए, या अपने अटैक करिए, या आप चेंज लाइए माइंडसेट के अंदर, इससे बेटर होगा हम शायद हम ऐसे प्लेयर्स को सेलेक्ट करें जिनकी इंटेंट हमेशा से पॉजिटिव रही हो, या उनका अटैकिंग माइंडसेट हो। तो उसके लिए हमें वो प्लेयर्स को देखना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा, और फिर हमें इंडियन टीम में लेकर आना होगा। तो अब मैं बात करता हूँ चौथे इशू के बारे में। चौथा इशू है वो है लैक ऑफ मल्टी यूटिलिटी प्लेयर्स। जो हमारे टॉप 6 बैटर्स हैं वो बॉलिंग नहीं करते, जो हमारे नीचे के 4 बॉलर्स हैं उनको बैटिंग नहीं आती, वो चारों ही नंबर 11 के प्लेयर हैं, आप तरीके से कह सकते हैं। उनके बीच में तो टॉस होता होगा कि नंबर 11 पर कौन बैटिंग करेगा, शायद उनको डर भी लगता होगा बल्लेबाजी करने आने में। तो बहुत ही, मैं कहूंगा कि पुराने स्टाइल का क्रिकेट हम खेल रहे हैं। अगर आपको याद होगा 2011 का वर्ल्ड कप जो हमने जीता था, उसमें अगर आप देखें तो हमारे पास कौन कौन से मल्टी यूटिलिटी प्लेयर्स थे। बैटिंग में हमारे पास सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, सुरेश रैना, ये 4 ऐसे प्लेयर थे जो आपको पार्ट टाइम बॉलिंग का ऑप्शन देते थे, जिसमें कि आप वेरिएशन देखिए, सुरेश रैना और वीरेंद्र सहवाग ऑफ स्पिन करते थे, युवराज सिंह लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर थे, और सचिन तेंदुलकर आपको ऑफ स्पिन, लेग स्पिन और सब तरीके की बॉलिंग वो कर सकते थे। तो ये बॉलर्स ऐसे थे कि आपको 3-4 ओवर हर मैच में दे सकते थे, जिससे कि मेन बॉलर्स के ऊपर प्रेशर कम होता था और धोनी के पास काफी ऑप्शंस अवेलेबल रहते थे। सिमिलरली अगर आप बॉलिंग में देखें, जो हमारे बॉलर्स थे, हरभजन सिंह, जहीर खान, ये 2 ऐसे प्लेयर थे जो नंबर 8-9 पे बल्लेबाजी करने आते थे, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये छक्के भी मार सकते थे और आपको 10-15-20 रन आपको दे सकते थे, जिससे कि टीम को एक अच्छा टोटल मिल जाता था एंड पारी खत्म होते होते। लेकिन हमारे यहाँ पर जो ये बल्लेबाज हैं, युजवेंद्र चहल बिल्कुल कुपोषित खिलाड़ी हैं।
ये 30 मीटर का सर्कल भी पार नहीं कर पाएंगे अगर इनको आप आप अच्छे बॉलर बॉलिंग इनको कराएं तो। और चौका, ये प्रॉपर क्रिटिंग शॉट से चौका भी नहीं मार सकते, छक्का तो बहुत ही दूर की बात है। इनके हाथों में इतनी जान ही नहीं है कि आपको एक छक्का मारकर दे सकें। बुमराह, उनकी बल्लेबाजी थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन अभी उनको ओडीआई के हिसाब से एक इंप्रूवमेंट अभी और करनी होगी। अगर हम अर्शदीप को लेकर चलते हैं तो उनको भी हमें देखना होगा। अगर हमें मोहम्मद शामी को देखना होगा, अगर वो आते हैं वनडे में, वैसे मुझे लगता है कि व्हाइट बॉल के लिए बिल्कुल सुटेबल प्लेयर नहीं है। हाँ, दीपक चहर एक उनको एक हमारे को एक अच्छा टैलेंट मिल रहा है, हमें उनको थोड़ा ग्रूम करना होगा उनकी बल्लेबाजी को, और उनकी बॉलिंग में भी डेथ ओवर बॉलिंग हमें उनको इम्प्रूव करवानी होगी। अर्शदीप सिंह अभी देखना बाकी है कि वो कितनी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं या नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये मैं श्योरली कह सकता हूँ कि इस लोअर ऑर्डर के साथ अगर हमें सेमीफाइनल या कोई नॉकआउट मैच जिसमें 5 ओवर में अगर हमें 20 रन चाहिए और ये लोअर ऑर्डर बचा हो, तो मैं श्योर हूँ कि वो मैच हम नहीं जीत पाएंगे इनकी वजह से। तो ये हो गए 4 इशू। पांचवा इशू जो मैं कहूंगा वो है हमारी टीम की बेहद खराब फिटनेस और बेहद खराब फील्डिंग। वन ऑफ द वर्स्ट फील्डिंग साइड इन द वर्ल्ड। अब फिटनेस देखिए, जब तक विराट कोहली कप्तान थे तो एक टीम में जुनून था एक अच्छी फील्डिंग साइड होने का, एक अच्छी फिटनेस वाली साइड होने का। आप देखेंगे सब फिट भी थे, लेकिन जब से रोहित शर्मा कप्तान बने उनकी खुद की आप फिटनेस देखिए, वो किसी और को फिट होने के लिए क्या कहेंगे। उनकी खुद की फिटनेस एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नहीं है। आप देखिए ऋषभ पंत, जितना बैक हम उनको कर रहे हैं उतना ही शायद वो पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, और वो बिल्कुल अपने कप्तान की राह पर चल पड़े। फील्डिंग में आप देखिए भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शामी, युजवेंद्र चहल, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिन जो शायद बॉल उनका खाती है तो उनको डर लगता है। कैच, काफी कैचेस छोड़ते हैं, रन आउट नहीं कर पाते, हाफ चांसेस को कन्वर्ट करना तो बहुत दूर की बात है। उनके पास जो चांसेस आते हैं वो उनको भी ड्रॉप कर देते हैं। तो ये काफी निराशाजनक एक्सपेक्ट है कि हमारी टीम का, कि ना हमारे पास फिट प्लेयर्स हैं, ना ही एक अच्छी फील्डिंग साइड है। और जब तक हम अच्छी फील्डिंग साइड नहीं बन पाएंगे तो हम वर्ल्ड कप जीतने का सपना पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमारे टीम मैनेजमेंट को ध्यान देना होगा हमारे प्लेयर्स की फिटनेस के ऊपर और उनको एक अच्छी फील्डिंग साइड बनाने में। तो गाइज, ये थे मेरे 5 इशू। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा कोई और इश्यूज हैं या फिर आप भी हमसे सहमत हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। टिल देन कीप वॉचिंग 248 नॉट आउट।